लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पिछले की वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए। मेरे चैनल का नाम जो लिखा हुआ है एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेज, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और उसके वीडियोज को सीरियल नंबर से फर्स्ट वीडियो से देखिए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचिए। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में और भी चीज़ें देखा था। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मोशन देखा तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी पर फोकस करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। हर चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो, 11th में 9th में पढ़ा था, तो हर चीज़ को नहीं पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है भाई? तो सेकंड लॉ आप लोग जानते हो कि फॉर अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल की बात करें, एक पार्टिकल, अरे न्यूटन का लॉ एक पार्टिकल के लिए दिया गया था, सिस्टम के लिए हम लोग लगाते हैं, रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो एक पार्टिकल के लिए बात क्या करें अगर हम, तो वो कहता है कि यदि नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर, किसी एक पार्टिकल पे, एक छोटा सा पार्टिकल, कितना छोटा? बहुत ही छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, तो पार्टिकल के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। सेकेंड लॉ जो वैलिड है वो किसके लिए है? एक पॉइंट मास के लिए, ठीक है, या पार्टिकल के लिए। और वो उसमें क्या है भाई कि यदि कोई उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो F/m के बराबर होगा, जहाँ F एक वेक्टर क्वांटिटी है, F वेक्टर है ना, तो वेक्टर ये जिस डायरेक्शन में रहेगा F/m, ठीक है, F/m होगा। तो F फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है? तो इतना सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक पार्टिकल के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भैया नेट रिजल्टेंट फोर्स यदि जीरो नहीं है तो उसका निश्चित रूप से उसके पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, उस पार्टिकल के पास। और वो एक्सेलरेशन कैसे होगा? तो ए वेक्टर जो है होता है वो इक्वल होता है F/r वेक्टर बाई m। F/r मतलब रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, नेट रिजल्ट। देखो मैं एक एक पॉइंट बोलता हूँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेट मतलब रिजल्टेंट, ठीक है, नेट टोटल बात करो या नेट बात करो या फिर रिजल्टेंट बात करो, तीनों चीज़ें एक ही वर्ड है। और एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरनल फोर्स को सेकेंड लॉ में नहीं काउंट करते। चलिए मैं एक क्वेश्चन भी लगे हाथ आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ। ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स मैंने लगाया, एक फोर्स F लगाया, थर्ड लॉ से इस पे एक फोर्स और लग गया, इस पे नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो फिर चलता क्यों है? हर एक बॉडी पे जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स जरूर लग जाता है और वो इक्वल है ना, पूरी डायरेक्शन में लगता है, तो उस पर नेट फोर्स तो हर वक्त जीरो होता है, तो वो चलता ही क्यों है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यदि किसी को आता है तो। ठीक है, आंसर मैंने बता चुका हूँ आपको, आंसर पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, पीछे के वीडियो में भी, और यहाँ पे भी मैं अभी का अभी मैंने बताया था कि हम लोग को जो फोर्स लेते हैं वो फोर्स कौन सा लेते हैं। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को ढंग से पढ़ें तो आप लोग को इसका जवाब मिल जाएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो वो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये m के लेकर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो F/r इक्वल टू क्या आ गया? ma। ठीक है, जिस डायरेक्शन में F होगा उसी डायरेक्शन में A होगा, ये तो यहीं से दिख रहा है। F क्या है? तो रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल फोर्सेस, जितने भी एक्चुअल फोर्सेस हैं उस सभी का क्या है? रिजल्टेंट है। और ये क्या है? उसका रिस्पॉन्स है, इफेक्ट है। एक्सेलरेशन क्या है? उसका इफेक्ट है। अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स नहीं होता है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है। गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के कारण फोर्स नहीं आता। तो इसलिए मैंने लिखा, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप बड़े हो गए हो, आप बहुत ही छेड़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में बैठ जाओ तो वहाँ तो और तुम्हारा हालत खराब करके रख देगा वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक्शन है और इसका रिस्पॉन्स है, उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और केसेज वगैरह देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग रिजिड बॉडी के लिए चलते हैं। ठीक है, फॉर अ रिजिड बॉडी, ये अब तक हम लोग देख रहे थे एक पॉइंट मास के लिए। आप किसके लिए देखना है? रिजिड बॉडी के लिए। उसमें क्या, अगर उसमें भी नेट एक्सटर्नल फोर्स, उस सिस्टम पर, उस बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, उसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि उस रिजिड बॉडी का या फिर उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता। अगर उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होना ही होना है।
ये है आपका सेकेंड लॉ। और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आप लिखिए और उसको मास से डिवाइड कर लीजिए। वो मास किसका, सिस्टम का मास, पूरे रिजिड बॉडी का मास, ये वहाँ पे मास होगा। इसको अगर आप दाएं बाएं करके लिखना चाहो, अगर इसको आप दाएं बाएं करके लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए सी एम, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, यही है आपका सेकेंड लॉ। यहाँ पर रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल फोर्स है और ये उसका इफेक्ट है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, एक इफेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके आगे चल के हम लोग डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल पे चलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इसका हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे हम लोग इसको लगाना है हम लोगों को। पहले हमको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना सीखते हैं, उसके बाद डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, उसको भी लगाना सीखेंगे। और फिर कौन इंपॉर्टेंट है, कौन आसान है, कौन मुश्किल है, किसको कहाँ लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पुली मास सिस्टम है, एक पुली है और उसके दोनों छोर पे एक एक मास लटक रहा है। एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। ठीक है, इसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद इसको सॉर्ट करूँगा जब क्वेश्चन बनाना होगा। अभी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इसको लगाना कैसे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, पर फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन किया है कि जो m1 जो मास है, वो m2 मास जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। बराबर रहता तो ये मोशन नहीं करता। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस हो जाता, तो ये बराबर नहीं है। तो हम मान रहे हैं कि भैया कोई भी मास भाई एक भारी होगा एक हल्का होगा, तो कोई एक भारी है कोई एक हल्का है, तो मान लेते हैं कि m1 जो है वो बड़ा है m2 से, m1 बड़ा है m2 से, तो ये कुछ नीचे जाएगा हल्का सा, मान लेते हैं हल्का सा x नीचे गया। कुछ समय के बाद मैंने देखा तो भैया यहाँ पे x नीचे चला गया था, तो ये भी उतना ही x ऊपर चला आएगा एकदम सेम अमाउंट से। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में ही रहेगा a, जितना एक्सेलरेशन इसका रहेगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका रहेगा ऊपर की ओर a। और ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से भी समझ सकते हो कि भैया जितना रस्सी जिस तेजी से उधर मूव कर रहा हो उतना ही तेजी से इधर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी बंधा हुआ है, टूटना नहीं है रस्सी को। ठीक है, तो इतना चीज़ें तो आप लोग समझ ही गए होंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट से। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको पढ़ना होता है, ये बचपन में पढ़ते हो आप लोग 11th वगैरह में। ठीक है, अब दोनों पे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। सबसे पहले m1 मास पे, m1 मास को मैंने लिया, ये पॉइंट बना लिया मैंने। ठीक है, ये जो है वो a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर रस्सी से बंधा हुआ, तो ऊपर एक टेंशन लगा दिया मैंने, और नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स m1g। ठीक है, अब ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, तभी तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। तो m1g में से मैंने t को घटा दिया और इसको बराबर कर दिया m1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? यहाँ तक किसी को समस्या है तो बता सकता है वो कमेंट में। ठीक है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया और वो इसका इफेक्ट हो गया। ठीक है, m2 पर मास पे चलते हैं, तो m2 मास ये है, ये मास ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक दूसरा ऊपर जाएगा। इतना कम से कम ये सब गलती मत कर देना। ठीक है, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, वरना आपको गलतियां हो जाएगी। ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लगेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स m2g। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो T माइनस m2g, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया, मास m2 पे लगने वाला। ठीक है, और ये मास m2 इंटू उसका एक्सेलरेशन, ये उसके बराबर होगा। तो दो इक्वेशन इस प्रकार से हम बना लेंगे। ठीक है, इससे हम सोल्व करके, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करना मेरा विशेष पर्पस नहीं है, मैं आपको इक्वेशन लिखना फिलहाल सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ आप 11th में ही पढ़ चुके हो और बहुतों को आता होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा था, तो इसको सोल्व करने के पीछे मैं नहीं जाता। जैसे ही जोड़ोगे आपको ए टी कट जाएगा और ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको हो सकता है याद भी हो इसका फॉर्मूला। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला याद भी हो, जैसे ही ऐड करोगे तो आप लोगों को देख सकता है कि एक्सेलरेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, कि आप जैसे ही ऐड करते हो तो क्या आता है, जो आपका बड़ा है m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, इस प्रकार का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और अगर टेंशन की बात करो तो टेंशन भी आप निकाल सकते हो। टेंशन सोल्व करोगे m1 इंटू m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, इस प्रकार कोई फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करके देखना क्या ऐसा ही फॉर्मूला कुछ निकल के आता है कि नहीं आता है।
ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ये आपको याद भी होगा क्योंकि आप लोग कंपटीटिव एग्जाम दिए होंगे, उसके बाद इंजीनियर बनने आए होंगे। केस 2 में देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसा आपका बेस दे रखा है, इस पर एक मास दे रखा है M1 और एक पूरी से होता हुआ M2 मास से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें भी सेम है, अगर ये इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर की ओर होगा तो इसका एक्सेलेरेशन A नीचे की होगा। कोई भी एक ऊपर कोई भी एक नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं देगा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ठीक है, जब तक वो बताएगा नहीं कौन मास बड़ा है कौन मास छोटा है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप जिसको आना है वो माइनस प्लस में आके अपना डायरेक्शन सही हो जाएगा, अपने आप जैसे ही वैल्यू रखोगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, मैं आज सारे चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पे लगता हूँ, देखता हूँ कितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सरफेस पर रखा हुआ, सबसे पहले इस पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एक आपको रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको हमने N कहा है। ठीक है, एक mg फोर्स लगेगा। ठीक है, पर सारे फोर्सेस को आपको बैलेंस भी करने पड़ेंगे। mg भाई इसको चलना इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को लाते हैं। ठीक है, नॉर्मल का तो इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, पर mg का आएगा, mg का इस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा एक, और एक इस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, और ये आपका फिर से थीटा आ जाएगा, तो ये आपका mg कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका mg कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा mg साइन थीटा। क्लियर है? अरे कोई समस्या है क्या तो बताओ, नहीं तो देखिए इतने सारी चीज़ें हो गया, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए जिसको समस्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं क्या करूँगा, इरेज करूँगा। नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऐसे M1 ये मास जो है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है M1 जो नीचे फोर्स लग रहा होगा, ये रस्सी में बंधा हुआ तो एक टेंशन भी लग रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इस डायरेक्शन सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल फोर्स अपने आप निकल के आ गया कितना, M1 g cos थीटा, फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ है, सारे फोर्सेस बैलेंस है, यहाँ पे सेकंड लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड लॉ कहता है F = ma। ठीक है, पर अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सारा नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, तो कोई इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसमें सारे फोर्सेस बैलेंस है। ठीक है, M1 पे अभी हम लोग लिखना शुरू करते हैं, M1 पे लिखना शुरू करते हैं तो इस डायरेक्शन में मोशन है, और एक्सेलरेशन हमने कितना मान रखा है A, और ये A से इधर आ रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है, रस्सी में यही सिद्धांत काम करता है। तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, M1 g sin थीटा, ऊपर की ओर T टेंशन, दोनों घटा दिया, ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है उसका, M1 इंटू A। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब M2 बेचारा बच गया, M2 के साथ भी हम समस्या वही कर लेते हैं। M2 के साथ क्या करना है, नीचे इसके साथ भी क्या लगेगा, M2 इंटू जी, ये लग रखा है, ऊपर टेंशन T, टेंशन इस पर भी लग रहा है, हर किसी को टेंशन है। ऊपर की ओर एक्सेलरेशन एक है A, और हम लोग इस पर इक्वेशन लगाते हैं, T माइनस M2g इक्वल टू M2A, मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ लग गया, तो इस प्रकार से हम सेकेंड लॉ को लगाएंगे। किसी को समस्या, मैं सेकेंड लॉ लगाना ही आप लोगों को पीछे सिखा रहा हूँ अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, एक केस थर्ड भी मैं दिखा देता हूँ, जब स्ट्रिंग वगैरह लिफ्ट वगैरह में रहता है तब क्या समस्या होती है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ये क्या है, केस नंबर 3 क्या है। तो इसमें हमने क्या किया, एक लिफ्ट है, लिफ्ट जिससे तुम लोग जाते हो छत पे, ये है लिफ्ट। लिफ्ट में रखा हुआ है 2 मास, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, एक का मास है MA, दूसरे का मास है MB। ठीक है, लिफ्ट का भी कुछ मास है जिसको हमने कहा ML। ठीक है, लिफ्ट ऊपर एक रस्सी से बना होता है, जो ही रस्सी को खींचता है, जो मोटा सा बना होता है, जो रोटेट होकर उसको ऊपर की ओर खींचता है, ढील देकर नीचे की ओर पहुंचाता है। ठीक है, हमको एक एक्सेलरेशन हमको लेना है, इसके चल रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है कि भैया उसका एक्सेलरेशन A है, लेकिन ये A जो एक्सेलरेशन वो G से कम है, यानी कि फ्री फॉल वाला कंडीशन नहीं है, तुम गिर नहीं रहे हो, नीचे जा तो रहे हो, पर उसका एक्सेलरेशन G से कम है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर न्यूटन लॉ कैसे लगाएंगे वो सब हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ A जो है मास, जो आपका A है, B है और लिफ्ट है, तो A पर लगाना शुरू करते हैं। ये आपका मास A है, A मास को हम लोग लगा लिए। ठीक है, तो पूरा सिस्टम अगर हम बाहर से देख रहे हैं, हमारा जो एजेंट है, एजेंट का हमारा नाम क्या होता है, एजेंट विनोद।
ये आपका एजेंट विनोद है। ये एजेंट विनोद कहाँ है? बाहर से देख रहा है, कहीं से भी देख सकते हो, क्वेश्चन बन जाएगा। बाहर से देख रहा है तो आप पूरा सिस्टम उसको नीचे जाता हुआ दिखेगा ए स्टेशन से, तो वो कहेगा ए भी मास जो है वो ए स्टेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है तो अच्छी बात है, जा रहा है तो ऊपर किस पे क्या कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? एक तो भैया जिस पे रखा हुआ सरफेस पे, वहाँ पे एक फोर्स लगेगा ही, तो वहाँ पे एक फोर्स लगा है जिसको मैंने कहा ए पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स बी के कारण, तो उसको NAB कहा है हमने। ठीक है, और धरती तो हर किसी को खींचती है, तो धरती के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M×A×G। ठीक है, MAG। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, तो ये जो होगा टोटल फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो टोटल फोर्स हमने लिख लिया। नीचे की ओर फोर्स MAG माइनस NAB इक्वल टू MAA। ठीक है, ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख लिया। ये क्या है? सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये आपका इस पे लिखा गया। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं बी बॉडी पे लिखने। ये आपका बी जो मास है उस पे चलते हैं किस्सा कहानी करने। उसमें भी क्या है भाई, तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर ये बी अगर इस पे लगाया है तो बी पे भी ये तो लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तुम मारोगे हम भी ना छोड़ेंगे तुमको, तो सेम फोर्स लगाएंगे, तो सेम फोर्स लगाएगा। तो इस पर अगर ये फोर्स लगा है तो इस पर भी सेम फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, इस पर भी एक सेम फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे NBA, और NAB और NBA क्या रहेगा? इक्वल रहने वाला है। ठीक है, दोनों बराबर बराबर रहने वाला है। उसको एन ही ले लेते तो ज़्यादा काम चल जाता, पर यहाँ पे तो मुझे तुम लोगों को दिखाना है, बताना है कि दो कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, ताकि आप पढ़ के कभी समझ सको कि कौन फोर्स किस पे लगा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। अगर आप लोग 11 में पढ़ते होगे तो NN ही लिख देते होगे, पर यहाँ पे मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को। तो एक फोर्स तो ये ए ही लगा रहा होगा। ठीक है, दूसरा ये सरफेस पर रखा हुआ है लिफ्ट पे, तो लिफ्ट पे एक फोर्स लगा रहा होगा, तो बी पे फोर्स लगा रहा है कौन? लिफ्ट। और एक इसको धरती लगा ही रहा है। ठीक है, धरती का फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नीचे की ओर, नीचे ये एक्सेलरेशन है तो नीचे का सारा फोर्सेस, ऊपर वाले फोर्सेस को हमने माइनस कर दिया, और ये इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों का सबका क्या है? दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों सबके सब किससे जा रहा है? लिफ्ट से जा रहा है। एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, लिफ्ट के लिए भी हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं। लिफ्ट के लिए क्या लिख लें भाई, कि पूरा लिफ्ट को देखिए, पूरा लिफ्ट को देखिए, तो ऊपर एक टेंशन लग रहा है, नीचे पूरा का पूरा भाई पूरा मास कितना है लिफ्ट का? लिफ्ट का मास कितना है? पूरा ML है कि नहीं? हम एकदम सेपरेट लिफ्ट का ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिफ्ट का मास कितना है? ML। ठीक है, तो एक तो इसमें MLG लगेगा, और एक भाई इसके सरफेस पे इसने लिफ्ट ने अगर बी मास को ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो क्या लिफ्ट को बी मास नीचे की ओर फोर्स नहीं लगाएगा क्या? ये कितना होगा? NLB। इतना फोर्स होगा। NLB और NBL दोनों सेम होगा, थर्ड लॉ से। होगा कि नहीं होगा? तुम जितना मारोगे हम भी उतना ही मारेंगे। तो ये आपका एक और आ गया, नीचे की ओर लगने वाला सारे फोर्स, ये भी नीचे जा रहा है, तो नीचे की ओर लगने वाला सारे फोर्स में ऊपर की ओर लगने वाले सारे फोर्सेस को हमने घटा दिया, और ये इसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को लगाते हैं। अभी तक मैं सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, अब सिर्फ मैं इक्वेशन को लगाना सिखा रहा हूँ। आप इसको चाहो तो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अननोन जितने उतने ही इक्वेशन है, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को लास्ट फोर्थ केस भी बता ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में ये एक सिस्टम है, ऐसे से दो बड़े बड़े से पुली लगे हुए, और धागा जो रस्सी गया वो कैसे गया? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक मास लटका रखा है हम लोगों ने, जिसको नाम दिया B, और यहाँ पे जो लटका रखा है उसको दिया A। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे चला के देखना है कि क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये गड़बड़ ये हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि अगर कोई x ऊपर जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे x ऊपर चला गया, ये पुली, इस पुली की मैं बात कर रहा हूँ, ये पुली अगर x ऊपर चला गया तो रस्सी x यहाँ भी ढीला होगा, रस्सी x यहाँ भी ढीला होगा, यानी कि ये मास A जो है वो कितना नीचे जाएगा? 2x नीचे जाएगा। क्या इस बात को मानते हो? अगर यहाँ किसी को समस्या है तो पहले ही कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। ठीक है, तो उसको मैं दूर करूँगा। ऐसे ये बचपन से करते आए हो तो ये जानते होगे। ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि भैया जो भी स्ट्रिंग हमारे होते हैं वो सब स्ट्रिंग हल्के होते हैं, लाइट स्ट्रिंग होते हैं, जितने भी पुली होते हैं वो मासलेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी स्ट्रिंग ही है। तो अगर ये स्ट्रिंग, ये मास अगर x ऊपर जाएगा तो ये 2x नीचे जाएगा,
इतना सबसे पहले हमें समझना चाहिए, ठीक है। और x उसी रेट से भैया वेलोसिटी चेंज होगा, उसी रेट से आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी कि a आपका इधर a एक्सेलरेशन है तो इधर एक्सेलरेशन कितना होगा 2a होगा। और अगर वेरिएबल को कम रखना चाहते हो तो सीधे a इधर मानो इधर 2a मानो, ठीक है, वेरिएबल कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना अगर हो गया तब तो कुछ बचा ही नहीं, फिर आप a मास पे अलग से इक्वेशन लिख दो, a मास पे कितने क्या है भाई, इक्वेशन का क्या हाल है, तो भैया नीचे की ओर इसका मास, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ऊपर की ओर लगेगा टेंशन, टेंशन में इंडस्ट्री में माना है T1, ठीक है। इतने ही फोर्स लग रहे हैं और कोई फोर्स इस पर नहीं लगने वाला है, और ये इसके बराबर होगा एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की ओर मान लिया है, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्स है, ठीक है, मास ए तो ये है ना, सॉरी ए ये है, बी मैं बी ले रहा था, तो बी पे भी देख सकते हैं, ऊपर की ओर हमने इसमें कितना मान लिया T1 T2 मान रखा है इसमें मैंने टेंशन, ठीक है। नीचे क्या फोर्स लग रहा है MBG, ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर A है, ठीक है। तो T2 माइनस MBG इक्वल टू MBA, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर हम बात करें A मास की, ये A मास है तो A मास पे ऊपर की ओर T1 लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आपका एक्सेलरेशन है 2a का, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स MAG, ठीक है। तो नीचे वाले फोर्स में ऊपर वाले फोर्स को घटा दो, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो, ठीक है। दो इक्वेशन आपके बनके तैयार हैं, दोनों को सोल्व कीजिए, आपका जो आंसर आना है आ जाएगा, ठीक है। T1 T2 में भी रिलेशन आ सकता है, क्योंकि ये जो पुली है वो मासलेस है, मासलेस अगर पुली है तो कुछ भी हो जाए, मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन कुछ रहे या ना रहे, मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, तो टोटल फोर्स आपका जीरो ही होने वाला है, तो टोटल फोर्स जीरो होने वाला है, तो ऊपर आपका कितने फोर्स है भाई, तो ये है आपका T1, ये भी आपका T1 है, इधर T1 है और इधर T1 है, और नीचे कितना लग रहा है T2 लग रहा है। तो भैया देखो यहाँ पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ही जीरो है, पुली है ना, पुली का मास कितना होता है, जीरो होता है, तो भैया क्या होगा, ये फोर्स भी दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे, 2T1 इक्वल टू T2। तो इन तीन इक्वेशन की मदद से, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और ये तीसरे इक्वेशन की मदद से, तीनों इक्वेशन की मदद से आप सारे अननोन को निकाल सकते हो। तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, ये अननोन T1 T2 का अननोन नाम ही नहीं मानो, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही आ गया है, एक ही इसमें अननोन है। तो चलिए वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ, हम लोग का वीडियो हो गया आधे घंटे का, इसके आगे में हम लोग को कुछ और भी पढ़ना है इसके बाद पे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन ही एक तरह से है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पहले ही बचपन में ले मतलब काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन तो कुछ तुम लोग जो भूल चुके हो, प्रैक्टिस की कमी है, उसी कारण मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि गेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए, उसको बनाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनता है आप मुझे बताइए, मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दूंगा, ठीक है। बशर्ते कि आप वीडियो को देखते रहिए और प्यार मोहब्बत देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और मुझसे क्वेश्चंस आते जाना चाहिए कमेंट में, मैं सारे कमेंट के क्वेश्चंस को दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उन क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रिपेयर करूंगा, और फिर उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके आगे हम लोगों को क्वेश्चंस देखने अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद डीएल नंबर प्रिंसिपल देखना, ये सारे को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।